शुरू हो गया ग्रेजुएशन? ओके, आपका नाम? अनिकेश? अंकेश? ओके। ग्रेजुएशन चल रही है। ओके, आपका नाम? विजय गुर्जर। ओके, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर। आपका? भरत गुर्जर, ग्रेजुएशन? अच्छा 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 अच्छा। ठीक, बिल्कुल, वेरी गुड। ग्रेजुएशन चल हो गया। ठीक है, बढ़िया है। देखो आपका जो, अच्छा, आप में से कितने बच्चे यूपीएससी को टारगेट कर रहे हैं? आप कर रहे हैं, कोई बात नहीं। एमपीपीएससी? लगभग सभी, वेरी गुड। कोई बात नहीं। देखो, आपका जो जनरल स्टडीज होता है, यानी कि सामान्य अध्ययन, है ना, ये आपके सिलेक्शन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। यूपीएससी की बात करें तो मेंस में जाके आपको आपको पता ही होगा, 3 चरण होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। आपके मध्य प्रदेश पीएससी में, एमपी पीएससी में बेटा, प्री और मेंस इन दोनों में ही सिर्फ जीएस ही आता है आपका। मेंस में थोड़ा विस्तार से आता है, कई बहुत सारे पेपर हो जाते हैं एक ही जीएस के अंदर। यूपीएससी की बात करें तो इसमें आपका प्रीलिम्स में ऑब्वियसली जीएस रहेगा, और मेंस में जीएस के साथ साथ एक आपका ऑप्शनल विषय रहेगा। ठीक, दोनों ही एग्जाम्स की बात करूं तो ध्यान देना, ये जो जीएस हम लिखते हैं इसका मतलब होता है सामान्य अध्ययन, और बच्चे इस शब्द का पूरी तैयारी कर लेते हैं लेकिन जो है इसका अर्थ नहीं समझते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे सामान्य का मतलब है आपको जनरल लेवल पर अपनी तैयारी करनी है प्रत्येक विषय की, पीएचडी लेवल पर नहीं जाना है आपको। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके बहुत सारे विषय होते हैं, जैसे कि इंडियन पॉलिटी, इतनी इंग्लिश तो चलेगी ना, कोई इशू तो नहीं है ना, बहुत ही सामान्य है यार। इवन आज की तारीख में ये हिंदी बन चुका है। अगर मैंने राज व्यवस्था लिख दिया, बच्चे बोलेंगे हैं ये नया जोड़ा है क्या? इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी और साइंस, और बोलो ज्योग्राफी सबसे ऊपर लिखेंगे ना, मेरा विषय है। इसके बाद मध्य प्रदेश जीके, अगर एमपीपीएससी दे रहे हो तो बच्चों ये इतने सारे विषय होते हैं पर्याप्त, प्रत्येक विषय में अनेक टॉपिक होते हैं, किसी पर भी पीएचडी कर सकते हो आप। तो पीएचडी लेवल पर नहीं जाना है आपको। आयोग खुद लिख के कह रहा है कि बेटा ये सामान्य अध्ययन नहीं है ना, इसको असामान्य लेवल पे मत ले जाना। ठीक है, तो बात करें इसकी ज्योग्राफी की, मेरा व्यक्तिगत पसंदीदा विषय है, और ये एक मदर सब्जेक्ट है, मतलब कि कई सारे विषय इसमें से जन्म लेते हैं। अगर ना जन्म ना भी ले रहे हो तो कई सारे विषय इससे नॉलेज पाते हैं। आप जब ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, आपको भारत की पूरी जो है भू आकृति की जानकारी होती है, कहाँ कौन से पर्वत मैदान मिलते हैं, कहाँ पर कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन है, कौन सी नदियां हमें कहाँ पाई जाती हैं, किस जगह किस प्रकार की खूबी है कि अलग एग्रीकल्चर हो रहा है, कहीं पे अलग एग्रीकल्चर, ये सारी जानकारी कौन देता है आपको? ज्योग्राफी। ये जानकारी पूरी ना सही लेकिन लगभग 50% काम आती है पॉलिटी में। और फिर हिस्ट्री की बात करें तो अगेन बहुत जानकारी चाहिए होती है आपको ज्योग्राफी की। इवन हिस्ट्री में एक टॉपिक आता है आपकी मैपिंग वाला विषय, जिसमें आपको हिस्टोरिकल साइट मानचित्र पर दर्शानी होती हैं, प्योर ज्योग्राफी है वो। ठीक है, इकोनॉमिक्स की बात करें, इसमें इसमें कृषि और जो आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वगैरह हो गया, ये पूरा का पूरा ज्योग्राफी से उठाया गया सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ज्योग्राफी को बेटा आप इसको हल्के में ना लें। ये एक ऐसा विषय है, पसंद आने वालों को इतना पसंद आता है कि पता पड़ा वो यूपीएससी में ऑप्शनल की तरह चुन लेता है। कुछ लोग अपना करियर बनाने लगते हैं ज्योग्राफी में। तो पसंद आने के ऊपर है। यदि पसंद ना भी आए तो भी इससे जो है एलर्जी नहीं करनी है, क्योंकि ये आपको पूरे जीएस में मदद करेगा। ठीक है, विशेषकर आप में से जितने भी साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे होंगे ना, उनको ज्योग्राफी में बहुत मजा आने वाला है। लेकिन नॉन साइंस वालों को डरना नहीं है, उनके लिए मैं हूँ। ठीक है, आपको साइंस के कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट एक सामान्य भाषा में बोर्ड पे मैं बताऊंगा, तो आपको लगेगा कि मतलब कोई खास अंतर नहीं होता साइंस में और नॉन साइंस स्टूडेंट में। ठीक है, बिना यहाँ वहाँ की बात किए सीधा ज्योग्राफी पे आते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी में चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे भारत का भूगोल। क्या स्टार्ट करेंगे? भारत का भूगोल चालू है। ठीक है, देखो बच्चों, ये एक अप्लाइड पार्ट है। थोड़ा सा इसके लिए आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉलेज होना आवश्यक है, उसको आज हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला ही शब्द हम लेते हैं भूगोल।
ये भूगोल सुनते से ही आपके दिमाग में क्या चित्र बनता है, क्या फीलिंग आती है कि भूगोल ये क्या होगा? आंसर दे सकते हो आप लोग, कोई डांट नहीं पड़ेगी आपकी। भूगोल सुनते से ही आपके दिमाग में क्या फिल्म बनती है? हाँ, इंडिया का मैप, माउंटेन, रिवर्स, है ना। देखो ये भूगोल शब्द किसने दिया था? ये दिया था आर्यभट्ट भैया ने। क्या नाम था उनका? आर्यभट्ट। ठीक है, तो यहां पर ये कहना चाह रहे थे, भूमि यानी पृथ्वी जिस पर आप खड़े हो वो क्या है? गोल है। ठीक है, तो बाद में ये शब्द जो है सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होने लगा। दुर्भाग्य से ये शब्द जो है इस विषय को पूरी तरीके से डिफाइन नहीं कर पाता है। पूरी तरीके से डिफाइन कौन शब्द कर पाता है? जियोग्राफी। तो भैया अंग्रेजी से आपको एलर्जी नहीं करनी है, और खास करके जब आप अधिकारी बनेंगे तो आपके पास भाषा को सभी नॉलेज होनी चाहिए। हिंदी का पेपर मेंस दोगे ना, हिंदी का एक पेपर होता है, हिंदी ग्रामर का और हिंदी ऐसे का। ऐसे मतलब निबंध, वो उसको प्योर हिंदी में लिखना होता है। तो निबंध हटा दें तो ग्रामर वाले में आपको एक सेक्शन आता है इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करने का, और एक पैराग्राफ आता है हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करने का। कर लो कन्वर्ट, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। फिर आपको 10 वर्ड मीनिंग मिलते हैं जिसको आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है, और 10 वर्ड मीनिंग मिलेंगे हिंदी के जिसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। कर लो। ठीक है, तो इंग्लिश पर्याप्त पर्याप्त अच्छी होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे। ठीक। ज्योग्राफी क्या कहता है? ज्योग्राफी कहता है जियो माने अर्थ, और ग्राफी माने, ओके सॉरी गुस्सा नहीं होना, ग्राफी माने अर्थ से संबंधित नोट्स, उनसे संबंधित लेख। ठीक है, यानी कि हम इस विषय में अर्थ और उससे संबंधित वो सभी तत्व पढ़ते हैं जो मानव को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हों। भूगोल में आप नदियां पढ़ोगे, क्यों वो हमको प्रभावित करती हैं। भूगोल में आप पर्वत पढ़ोगे। भूगोल में आप ज्यादा से ज्यादा क्या पढ़ोगे? आप यूनिवर्स पढ़ लोगे, है ना। लेकिन मेनली आप भूगोल में किसी क्या ज्यादातर पढ़ोगे? पृथ्वी से संबंधित तत्व ज्यादा पढ़ोगे जो मानव को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। तो इसमें मेनली हम क्या पढ़ते हैं? स्थल मंडल, क्या पढ़ते हैं? स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल और जैव मंडल। सर ये क्या चीज है, ये क्या क्या लिख दिया आपने? स्थल मंडल, जल मंडल। भैया स्थल जिस पर आप खड़े होते हो, भूमि, स्थल से संबंधित सारी जानकारियां इसमें पढ़ोगे। जल जिसको आप पीते हो, हालांकि सिर्फ पीने तक सीमित नहीं रखना है, खाना भी बनाना है ना। मेरे कहने का मतलब पृथ्वी पर जितना भी आपको जल मिल रहा है, किसी भी रूप में मिल रहा है, समुद्र में मिल रहा है, वायुमंडल में मॉइस्चर के रूप में मिल रहा है, एक्स वाई जेड जल आपको जिस भी रूप में मिल रहा है उसको पढ़ोगे आप। वायु, इसमें आप पूरा क्लाइमेट पढ़ते हो। खास करके भारत की बात करें तो भारत का मौसम कैसा है, यहाँ पर वर्षा किस प्रकार की होती है, वर्षा का पैटर्न क्या है, कहाँ ज्यादा होती है कहाँ कम होती है। वायु से संबंधित वायु की आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता, ये सारी कहानियां वायुमंडल में पढ़ते हैं। फाइनली आता है जैव मंडल। तो बच्चों भूमि, जल और वायु, इनको मिला के ही जीवन बनता है ना। एक भी फैक्टर यदि हटा दिया जाए जीवन संभव हो पाएगा क्या? तो हम फाइनली पढ़ते हैं जैव मंडल, अर्थात पृथ्वी पर जो जीवन है उसमें कितनी भांति भांति की विविधताएं पाई जाती हैं। मोटे तौर पे यार नेशनल पार्क पढ़ते हैं, फॉरेस्ट वगैरह पढ़ते हैं, जो जानवर वगैरह मिल रहे हैं वो पढ़ते हैं। ठीक है, ये है आपका ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस। सौर मंडल, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, सौर मंडल आपका जो है यूनिवर्स एक अलग टॉपिक होता है, और ये वनडे एग्जाम्स में थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता। यूनिवर्सिटी कर दिया मैंने, यूनिवर्स है ना, अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान। ठीक है, ये जो है ऑब्वियसली ये भी हमको पढ़ना पड़ता है, लेकिन यूपीएससी हो या एमपीपीएससी उसमें नहीं आता है ये। ठीक है, ये आपके वनडे एग्जाम्स में आता है, जैसे बिग बैंग थ्योरी, पृथ्वी का निर्माण कब हुआ, ठीक, कुल कितने ग्रह पाए जाते हैं, बहुत ही बेसिक चीजें हैं, सब कवर करा देंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो। हम शुरू करते हैं भारत का भूगोल। तो इसमें हम भारत का स्थल मंडल पढ़ेंगे, यानी भारत की भू आकृति कैसी है, इसकी सीमाएं कहां से कहां तक फैली हुई हैं,
कितने क्षेत्रों में पर्वत पाए जाते हैं, कहाँ मैदान और कहाँ पठार पाए जाते हैं, ये सारी चीजें। जल मंडल में आप यहाँ की नदियां पढ़ लोगे और हिंद महासागर पढ़ लोगे। भारत से लगता हुआ सागर कौन सा है, महासागर, हिंद महासागर ना, तो उसके बारे में पढ़ लोगे आप। और वायुमंडल में भारत का पूरा मौसम पढ़ लोगे। अगर सिलेबस उठा के देखो तो उसमें दिया हुआ है पूरा आपका अल नीनो, ला नीनो, दक्षिणी दोलन, ये सारे उसमें टॉपिक स्पेसिफिकली लिख दिए हैं कि वायुमंडल के अंदर ये चीजें तो पढ़ के ही आना आप लोग, है ना, पूछा जाएगा उसमें से। तो वो एक एक टॉपिक, ना सिर्फ वो टॉपिक, उससे रिलेटेड जो आपके एक्स्ट्रा टॉपिक है वो सभी इसमें कवर हो जाएंगे। जैव मंडल हम यहाँ मोटे तौर पर देखेंगे, भारत में कितनी आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलती है, नेशनल पार्क मिलते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व मिलते हैं, और अपनी वेटलैंड साइट्स मिलती हैं। वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमियाँ, है ना, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। मेरी क्लास में आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ मिलेगी, थोड़ा जो भी शब्द हैं जैसे जल मंडल, स्थल मंडल वगैरह, इनके इंग्लिश कन्वर्जन आपको मिलेंगे। आपको आलस नहीं करना है, अपने नोट्स में उनको बगल से लिख लेना है। आपको नहीं पता वो किस दिन कहाँ काम आ जाएगा आपको, ठीक है। और ऐसे अगर अलग से बैठोगे इंग्लिश की क्लास लगाने तो फिर से 6 महीने और अलग निकाल लो। आप जिस दिन पास आउट होगे ना, इंग्लिश भी आपकी अच्छी हो जाएगी, चिंता मत करो। नो डाउट हिंदी में चलेगा पूरा, है ना, ऐसा बिल्कुल आप शंका मत लाना कि सर पूरा इंग्लिश में पढ़ाने वाले हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। शुरू करते हैं भारत का भूगोल। इसको शुरू करने से पहले कुछ शब्द जो है मैं डिस्कस करना चाहूंगा आप लोगों से। क्या डिस्कस करें? अक्षांश, देशांतर, अक्षांश, देशांतर, और बोलो, प्लेट, महाद्वीप, अरे महाद्वीप, द्वीप, क्या हो रहा है ये, प्रायद्वीप, और बोलो, महाद्वीप, द्वीप, प्रायद्वीप, महासागर, महासागर, सागर, और खाड़ी, प्रायद्वीप था ना, खाड़ी, जल संधि, स्थल संधि, स्थल, स्थल, ये स्थल ला लिखा है बेटा मैंने, स्थल संधि एज वेल एज जल संधि। चलो पहले इन शब्दों को समझते हैं। अक्षांश देखें, कितने बच्चे जानते हैं अक्षांश क्या होता है, बताइए। हाँ, किसके ऊपर ये खड़ी और लेटी रेखाएं? ग्लोब के ऊपर। और कोई डिफाइन करना चाहेगा अक्षांश देशांतर क्या होते हैं? नो कमेंट सर। तुम लोग तो मुगले आजम स्टाइल में बैठे रहते हो, पेश किया जाए। देखो, अक्षांश और देशांतर गोल बना है ना ये, क्या हो गया, इधर ध्यान देंगे। देखो, अक्षांश क्या होते हैं? पृथ्वी हमारी गोल है, हम सभी जानते हैं। बाय द वे परफेक्ट स्फेरिकल नहीं है, परफेक्ट गोलाकार नहीं है पृथ्वी, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से गोल बना लेते हैं, हमें समझने में आसानी होगी। हम देखते हैं कि हमारी ग्लोब पर हमने कुछ हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज, या बिल्कुल देसी भाषा में कहें तो लेटी हुई कुछ रेखाएं बना रखी हैं। इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं? इनको हम अक्षांश कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब, अक्षांश, ठीक है। आपको क्या लगता है ये रेखाएं हैं? और बाय द वे ये हमने बनाई ही क्यों हैं? अगर रेखाएं हैं या जो भी हैं, ये हैं ही क्यों, क्यों बनाई हमने? एग्जैक्टली exactly, हमको पृथ्वी पर एग्जैक्ट लोकेशन, यदि पिन पॉइंट लोकेशन ज्ञात करनी है या किसी को बतानी है, दोनों ही काम के लिए आपके पास कुछ एक ग्राफिकल सिस्टम होना चाहिए। ग्राफिकल सिस्टम मतलब, आपने बचपन में 5वीं 6वीं क्लास में मैथमेटिक्स में ग्राफ पढ़े थे, है ना, उसमें आपने देखा था एक ऐसे था, ये दिस इज वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये है ना, ये एक्स क्या बोलते हैं इसको, अक्षांश, और वाई अक्षांश, है ना, हिंदी में भी अक्षांश ही बोलते हैं ना इनको। खैर, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस आपने देखा था, यहां पर जो है ढेर सारी ऐसी लाइनें बनी रहती थी। ये हमारा ग्राफ पेपर हुआ करता था। यदि आपको कोई पॉइंट इस पर दर्शाना है 3,2, तो उसकी लोकेशन एग्जैक्टली कहां होगी?
ये 3 लिखा है, इसका मतलब x अक्षांश पे 3 कदम चलना है, और 2 लिखा है, इसका मतलब y अक्षांश पे 2 कदम चलना है। तो एक ये 3,2 लिखा है ना, तो x पे 3, एक ये 0 है, ओके, 1 2 3, और बस मिटर गए। तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या बिगाड़ा मैंने किसी का? अरे वाह यार, चलो, 1 2 3। अब y एक्सिस पे कितने कदम चलना है? 2। y मतलब कि वर्टिकली ऐसे लंबवत, तो ये 1 2, ये जो पॉइंट है ना आपका एग्जैक्टली ये है 3,2। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, हम अपनी कोई पिन पॉइंट लोकेशन ज्ञात कर सकते हैं ना। सेम हमको अगर लोकेशन पृथ्वी पे ज्ञात करनी है तो हमें यहाँ भी ग्राफ बनाना पड़ेगा, लेकिन ये ग्राफ लगभग ऐसा नहीं है, प्योर ऐसा नहीं है, थोड़े से अंतर हैं। देखो जरा, अब इसको मैं हटा रहा हूं, ओके, इसका बस इतना ही काम था। हमने क्या किया है, ये पृथ्वी है आपकी, पहले हमने पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर पे चारों ओर उस पर एक लाइन खींची है हमने, चारों ओर, ठीक है। ये तो ऐसे लाइन खींचने से क्या बनेगा, सर्कल बनेगा ना, वृत्त बनेगा ना। तो ये एग्जैक्टली अक्षांश क्या होते हैं, ये वृत्त होते हैं, ये लाइनें नहीं होती हैं। गणित की भाषा में दोनों में अंतर होता है, रेखा अलग होती है, वृत्त अलग होता है, पता ही होगा ना आपको। तो ये अक्षांश क्या है, ये काल्पनिक वृत्त हैं जो पृथ्वी के चारों ओर आपको ऐसे चलते हुए मिलेंगे, खिंचे हुए बने हुए मिलेंगे, ठीक है। सबसे बड़ा वृत्त कौन सा होगा, जो उसके बीचों बीच बनाया गया है, 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, भूमध्य रेखा, है ना। ये क्या करती है ये भूमध्य रेखा, ये पृथ्वी को, इस पूरे गोले को, पृथ्वी हमारा गोलार्ध है ना, स्फेरिकल है ना, स्फेरिकल गोला है ना पृथ्वी, तो इसको दो भागों में बांटती है। जो ऊपरी भाग है इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे वाला भाग है उसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अच्छा, ऊपर वाले को उत्तरी क्यों बोला? क्योंकि हम जब भी अध्ययन करते हैं तो एक नियम है कि आप जैसे कागज खोल के बैठे हो, आपने कोई डायग्राम बनाया तो हमेशा ध्यान रखोगे ऊपर की तरफ हमेशा ही नॉर्थ लिया जाता है और दाहिनी तरफ ईस्ट लिया जाता है ना। ऊपर यदि नॉर्थ है यानी उत्तर है, तो नीचे क्या रहेगा, दक्षिण। दाएं हाथ पर पूर्व है, तो बाएं पे क्या रहेगा, पश्चिम रहेगा, ठीक है। तो ये पूरी जो है ये नियम है, हर जगह फॉलो होते हैं, ये कहीं लिखे नहीं मिलेंगे आपको, फिर भी हर कोई फॉलो कर रहा होगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं ये, ठीक है। तो हमने देखो ऊपर वाले को उत्तरी माना ना, क्योंकि ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे की तरफ दक्षिण होता है, ठीक। इसके बाद हम इस भूमध्य रेखा के समांतर और भी तो सर्कल बना सकते हैं, पूरा सर्कल बनेंगे ना। तो ये हुआ 1 डिग्री सर्कल, एक और बना दिया हमने ऐसे पूरा, दिस इज 2 डिग्री सर्कल, 3 डिग्री सर्कल, 4 डिग्री, 5 डिग्री, और ये चारों तरफ घूमते हुए मिलेंगे ना, ऐसी पृथ्वी है तो उसके चारों ओर रहेगा ना सर्कल। तो वो अक्षांश जो कि हमको देखने में रेखा लगता है, वो एग्जैक्टली रेखा ना होकर के वृत्त होते हैं वो, ठीक है। आया आपको समझ में? अक्षांश, अक्षांश किस काम में आते हैं, लोकेशन पिन पॉइंट करने के काम में आते हैं, साथ ही साथ में ये पता करने में कि कहां पर कितना तापमान रहेगा। जैसे जैसे अक्षांश बढ़ता जाता है ना, तापमान घटता जाता है, पोल्स पे जाके एकदम जीरो से नीचे चला जाता है ना, परमानेंट बर्फ जमी रहती है, ग्लेशियर्स पाए जाते हैं पोल पे, तो है ना। तो अक्षांश तापमान की दशा को बताएगा कि आप कितने अक्षांश पे खड़े हो तो कितना तापमान झेलना पड़ेगा आपको, ठीक है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया क्या? आसान चल रहा है सब कुछ। अगला देखो आप, मुझे ये बताओ, ये मैंने डिग्री में क्यों बोला, जैसे इसके ऊपर एक जब अक्षांश खींचा था तो वो 1 डिग्री क्यों बोला उसको मैंने, 1 किलोमीटर भी तो बोल सकता था, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, किलोमीटर में भी तो बोल सकता, डिग्री क्यों बोला मैंने उसको, है तापमान, अरे वाह यार हालांकि वो डिग्री अलग है, ये डिग्री अलग है, यहाँ पे कोण वाला एंगल वाला डिग्री है और वहां थर्मामीटर वाला डिग्री है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, इसके लिए आपको समझना होगा एग्जैक्टली आपने अक्षांश खींचे कैसे थे, ठीक है। हाँ, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आप इमेजिन करो अपने मस्तिष्क में, इमेजिन करो एक कोई बहुत बड़ा गोला है, ऐसे बॉल नहीं होती बच्चों की, उसमें हवा भर देते हैं, आप उस गोले के ठीक अंदर बीचों बीच बैठे हुए हो, सेंटर पे, पृथ्वी के सेंटर पे बैठे हुए हो, ठीक है। अब आपने एक प्रोजेक्शन डाला, प्रोजेक्शन समझते हो ना,
आपने मान लीजिए आपके पास लेजर टॉर्च है, आपने टॉर्च मारी एक एकदम सीधे सीधे, मतलब कि ना ही तो वो कुछ ऊपर एंगल बना रही है ना ही नीचे एंगल बना रही है, एकदम स्ट्रेट जा रही है वो, तो स्ट्रेट पृथ्वी की सतह में जाके टकराएगी ना वो, आप अंदर बैठे हुए ना, तो जहां पर वो टकराई है, आ रहा है समझ में, बस एग्जैक्टली उसी के सहारे आप चारों ओर जो है वृत्त बना दो, वो होगा आपका क्या, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री। क्योंकि 0 डिग्री क्यों कहा, क्योंकि हमने जो प्रोजेक्शन डाला था उसने कोई एंगल नहीं बनाया था। अब हम क्या करेंगे, उस 0 डिग्री से 1 डिग्री एंगल बनाएंगे और फिर से प्रोजेक्शन डालेंगे, वो पृथ्वी पे जहां टकराएगा ना वहां पे फिर से एक आप वृत्त बना दो, वो होगा आपका 1 डिग्री अक्षांश। ऐसे करके आप एंगल बढ़ाते जाओ, प्रोजेक्शन डालते जाओ और फिर वृत्त बनाते जाओ। इसीलिए ये अक्षांश ना डिग्री में होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। आप मुझे बताओ एग्जैक्टली जब बिल्कुल ऊपर पहुंचोगे तो आपका प्रोजेक्शन एकदम 90 डिग्री पे खड़ा होगा ना, है ना। इसीलिए जो ऊपर जो अक्षांश बनता है एकदम ध्रुवों पर, वो 90 डिग्री होता है। तो एग्जैक्टली यहां पर कौन सा आपका अक्षांश बना, 90 डिग्री उत्तर। यहां के जितने भी अक्षांश बनेंगे ना, मैं अलग कलर ले लेता हूं, यहां के ये भूमध्य रेखा थी अपनी, इसके ऊपर के जितने भी अक्षांश हैं वो उत्तर अक्षांश होंगे, 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऐसे करके। नीचे वाले 1 डिग्री दक्षिणी, 2 डिग्री दक्षिणी, 3 डिग्री दक्षिणी, ऐसे करके। तो सिमिलरली दिस इज 90 डिग्री नॉर्थ, तो नीचे वाला क्या रहेगा, 90 डिग्री साउथ, यानी कि दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सभी को। अब यहां से मुझे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन बताओ, ये कुल कितने अक्षांश हो गए, ये 180 अक्षांश हो गए। कैसे, 90 ऊपर और 90 नीचे, ऐसे ही हुए ना। 90 से ज्यादा अक्षांश तो नहीं हो सकते ना, आपने 0 डिग्री किया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, एग्जैक्टली 90 डिग्री ये हो गया। अब फिर से एंगल बनाओगे तो वो जो 90 से पहले जो बना था ना, वही वाले वृत्त पे जाके प्रोजेक्शन पड़ेगा आपका, समझ रहे हो ना। थोड़ा बहुत गणित पढ़ा होगा, ओके। 90 डिग्री से ज्यादा अक्षांश नहीं होता है। तो मुझे बताओ टोटल, ये अगर मैं अक्षांशों की संख्या को काउंट करूं तो टोटल कितने अक्षांश हो गए, 90 ऊपर हो गए, 90 नीचे हो गए, और इसको नहीं गिनोगे क्या, इक्वेटर को। हम लोग जनरली जीरो वाले को भूल ही जाते हैं यार ये भूमध्य रेखा, ये तो मेन अक्षांश तो यही है। और इवन क्वेश्चन आता है पृथ्वी का सबसे बड़ा अक्षांश क्या है, आंसर है भूमध्य रेखा। सबसे बड़ा अक्षांश को ही नहीं गिना आपने, तो एक अक्षांश ये गिन लो, टोटल कितने हो गए, 181। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया, कितने अक्षांश है, 181। बट क्वेश्चन इज दैट कितने अक्षांशीय व्रत हैं। अगर मैं पूछूं केवल अक्षांश पूछे तो 181, मैं बिल्कुल स्पेसिफिकली पूछूं आपसे कि कितने अक्षांशीय व्रत पाए जाते हैं, अब मैंने व्रत शब्द ऐड कर दिया है। 180 कौन सा हटा दिया आपने, मरवा दिया, सीरियसली आप बताओ। 179। देखो जरा, ये व्रत होगा ऑब्वियसली पृथ्वी के चारों ओर बना होगा ना, ये सभी व्रत होंगे, सभी व्रत होंगे ना। लेकिन एग्जैक्टली 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण ये व्रत नहीं होगा, अक्षांश है ये लेकिन व्रत नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट है। प्रोजेक्शन डला होगा ना 90 डिग्री पे, वहां पर आप व्रत बनाओगे तो आपका पेन वहीं घूम के रह जाएगा, वो जस्ट एक पॉइंट है, वो व्रत नहीं है, बिंदु है वो। ऐसे ही दक्षिणी ध्रुव भी एक वो बिंदु है, अक्षांश जरूर बोल रहे हैं उसको 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, लेकिन वो व्रत थोड़ी ना है, वो एग्जैक्टली पॉइंट है। तो ये 2 पॉइंट हटा दो तो कुल कितने बचे, 179। कोई बहुत कठिन तो नहीं बोला ना मैंने, आसान चल रहा है ना सब कुछ, ठीक है। तो टोटल बच्चों याद रखना, अक्षांशों की संख्या होती है 181, और यदि अक्षांशीय व्रत पूछें केवल तो 2 ध्रुव हटा देना, 179 इज द आंसर। ठीक, अब ये सब मैंने क्यों पढ़ाया, ये एग्जैक्टली मैं लोकेशन, मुझे भारत की स्थिति समझानी है आप लोगों को कि भारत कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, इसलिए मैंने अक्षांश समझाया आपको, ठीक है। भारत जो है ना आपका एग्जैक्टली कहां से कहां तक पाया जाता है, ये अगर मैं ऐसे डायग्राम बनाऊं, भारत पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, पूरी तरीके से। कैसे, इसका ये जो दक्षिणी बिंदु है ना, यहां से होकर जो अक्षांश गुजर रहा है, कोई बता सकता है कितना अक्षांश है वो, 8 डिग्री 4 मिनट, पक्का 37 6 और 68। क्या यार तुम लोग को फैक्ट्स बड़े अच्छे याद रहते हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी 8 4, चलो 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश ऐसे होकर गुजर रहा है। आप मुझे बताओ, ये इक्वेटर के ऊपर है ना, तो ये कौन सा अक्षांश है, ये उत्तरी अक्षांश
नॉर्थ अक्षांश है ना, और ये ऊपर कहां तक जाता है? हैं? अच्छा, मुझे लगा ये किसकी आवाज है भाई। ऊपर कहां तक जाता है? 37 डिग्री, बोलो 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो आप मुझे बताओ, भारत क्या दक्षिणी गोलार्ध में पाया भी जाता है क्या? नहीं, पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में है भारत। जी मैं इसलिए इस पे जोर दे रहा हूँ, मैं अपनी तैयारी के दौरान वाजीराम में था। वाजीराम, एक मिनट। विंध्य पर्वत के जो ऊपर का हिस्सा है वो क्या कहलाता है? उत्तर भारत। विंध्य के नीचे का हिस्सा क्या कहलाएगा? दक्षिण भारत। ठीक है, उसका ये अर्थ नहीं है कि वो दक्षिणी गोलार्ध में है, ऐसा कतई मत मान लेना। ये बच्चों अक्षांश समझ में आए ना आपको? अब हम समझते हैं देशांतर। देशांतर क्या होते हैं? याद करो, हमने ग्राफ बनाया था, ऐसे एक्स एक्सिस पे लाइनें बनाई थी ना, एक्स एक्सिस पे ये। अब ऐसे करके हमको वाई एक्सिस पे भी तो बनानी पड़ेंगी, है ना? तो हमको ऐसे खड़ी हुई लाइनें भी चाहिए। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। हमको ऐसे खड़ी हुई लाइनें भी चाहिए, तो वो बनाते हैं हम देशांतर। ठीक है, ये रहा आपका बिल्कुल सेंटर वाला 0 डिग्री। इनको, हाँ, इनको देशांतर बोलते हैं बेटा। 0 डिग्री देशांतर या प्रधान मध्याह्न रेखा, प्राइम मेरिडियन। ठीक है, ये 0 डिग्री देशांतर, जैसे इक्वेटर ने 0 डिग्री अक्षांश ने, भूमध्य रेखा ने पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांटा था ना, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ऐसे ही ये जो प्राइम मेरिडियन है, 0 डिग्री देशांतर है, ये खड़ी हुई लाइनों को हम देशांतर कहते हैं। ओके, ये जो 0 डिग्री देशांतर है, ये पृथ्वी को दो भागों में बांटता है। ये पिछला वाला भाग ये है वेस्टर्न यानी पश्चिमी गोलार्ध, और ये इस तरफ दाएं हाथ वाला भाग क्या है? पूर्वी गोलार्ध। मैंने आपसे कहा था ना, दाएं हाथ पे पूर्व लेंगे और बाएं हाथ पे पश्चिम लेंगे। ओके, आ रहा है समझ में आपको? अब नहीं आ रहा? अच्छा, किसी ने नहीं बोल दिया था अभी। इधर देखो, अब अक्षांश हमने कैसे खींचे थे? एक दूसरे के समांतर थे वो, किसी से मिल तो नहीं रहे थे ना, वो एक दूसरे समांतर थे, वो पूरे वृत्त थे। तो बेटा वृत्त ये भी हैं, परंतु बस ये समांतर नहीं है, ये ध्रुवों से शुरू होते हैं, ध्रुवों पर आकर खत्म हो जाते हैं। इवन जहां से शुरू हुए थे, क्यों? ठीक है, हेलो। ये ध्रुवों से शुरू होते हैं, ध्रुवों पे आके मिल जाते हैं, वापस पीछे जाके ये यहीं पे खत्म होगा आके। तो पृथ्वी पर आप ध्रुव से ध्रुव को मिलाते हुए सर्कल बनाइए, ये आपने 0 डिग्री सर्कल बना दिया। फिर आपने अब ईस्ट में अगर चलेंगे तो ये 1 डिग्री सर्कल बना दिया, 2 डिग्री। ऐसे करके सर्कल्स बनाओगे ना, वृत्त बनाओगे, वो ध्रुवों पे आके मैच कर रहे हैं। बस ये मूल अंतर होता है देशांतर में और अक्षांश में। देशांतर ध्रुवों पे आके मिल जाते हैं एक दूसरे से। तो ये देखो, ये ऐसे, ठीक है, ये सारे देशांतर हैं ये। अब ये आधा डायग्राम इसके पीछे बन रहा होगा, तो कैसे बनाऊंगा बोर्ड के पीछे जाके? ऑब्वियस सी बात है, वो यहां से शुरू हो गया ऐसे बन के पीछे जाके वहीं खत्म हुआ है ना। ये सारे जो देशांतर हैं ये पूर्वी देशांतर कहलाएंगे, और ये सारे देशांतर कौन से कहलाएंगे? ये पश्चिमी देशांतर कहलाएंगे। ओके, आप मुझे बताइए टोटल कितने देशांतर हो सकते हैं? 360। ठीक है, देखो अब देशांतर कैसे बनता है, अब समझो फिर से। आपने वही प्रोजेक्शन डाला था,
ओके। पहले आप जब अक्षांश बना रहे थे तो अपने प्रोजेक्शन ऐसे कोण बनाते हुए डाले थे ना आपने, 1 डिग्री 2 डिग्री 90 डिग्री। सिमिलरली ऐसे नीचे डाला था 1 डिग्री 2 डिग्री और 90 डिग्री प्रोजेक्शन डाले थे। अब आप क्या करोगे, आपने वर्टिकल कर लिया, अब ऐसे हॉरिजॉन्टल करो। आपने एग्जैक्टली सामने प्रोजेक्शन डाला, इससे बनेगा आपका क्या, 0 डिग्री देशांतर। ठीक है। इसके बाद अब पूर्व में हमको देशांतर बनाने हैं, हमने 1 डिग्री एंगल घुमाया और प्रोजेक्शन डाला और फिर पृथ्वी पे बनाया 1 डिग्री देशांतर, 2 डिग्री देशांतर। ऐसे करते आप कितना घुमा सकते हो उसको, पूरे 360 डिग्री घुमा सकते हो ना। तो टोटल कितने देशांतर हो गए, 360 डिग्री देशांतर हो गए। ठीक है, याद रहेगा आपको। स्टार्ट जीरो से। कहाँ मतलब, ओके 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 ओके। अभी देखो हम प्रॉपर ना फिजिकल ज्योग्राफी नहीं जा रहे हैं। ये 0 डिग्री देशांतर हमारा ब्रिटेन के एक वेधशाला है, ग्रीनविच वेधशाला, वहां से होके गुजरता है ये, है ना। देखो ये इंसानों ने बनाए हैं और वो भी अपनी लेबोरेटरी में बनाए हैं। पृथ्वी के ऊपर से फावड़ा लेके तो बनाए नहीं है, है ना। तो आपको गोल है पृथ्वी पूरी, कहीं से भी शुरू कर लो 0 डिग्री, कौन रोकने वाला है। लेकिन भैया ब्रिटिश लोग, गोरे लोग हमसे ज़्यादा आगे थे, तो उन्होंने फाइनली बोला कि नहीं, ये 0 डिग्री हम यहाँ से गुजरता हुआ मानेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे वो वैधशाला से होकर गुजर रहा है, लेबोरेटरी से। लेबोरेटरी का नाम था ग्रीनविच। ठीक है, इसीलिए 0 डिग्री इस देशांतर को ग्रीनविच देशांतर भी कह देते हैं। कहाँ से होकर गुजरता है, लंदन से होकर गुजरता है, लंदन की पर्टिकुलरली ग्रीनविच वेधशाला से। तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन था, मतलब अच्छा क्वेश्चन था, और ये आ जाता है कभी कभार एग्जाम में। ठीक है, समझ में आया आपको। तो इस प्रकार आपने देखा 0 डिग्री ने इसको दो भागों में बांटा था, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। अब मुझे बताओ भारत कौन से भाग में है, पूर्वी भाग में है कि पश्चिमी भाग में है, पूर्वी भाग में है। तो भारत की जो लोकेशन बताऊंगा वो आप बताइए, ये कौन सा देशांतर इसको छू रहा है, 68 डिग्री 7 मिनट, यस, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। कौन सा देशांतर, पूर्वी की पश्चिमी, पूर्वी देशांतर। और ये वाला देशांतर कौन सा हो गुजर रहा है, कौन सा, 97-25 पूर्वी देशांतर। दोनों ही देशांतर कौन से हैं, पूर्वी देशांतर है, क्योंकि भारत पूर्ण रूप से पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, तो यहां से आपको देशांतर का कॉन्सेप्ट समझ में आया, देशांतर और अक्षांश का। हम अभी कुछ देर बाद ना टॉपिक पढ़ेंगे भारत की लोकेशन, तो फिर मैं ये सब नहीं समझाऊंगा कि देशांतर अक्षांश क्या होते हैं, आप समझ ही जाओगे। ठीक है, आया समझ में। देखो घबराना नहीं है, और भी कुछ आपसे पूछना है पूछो। तो हमारी तो आदत है थोड़ा बहुत डांटा डूटी करने की, पूछो आप तो। मीडिया वाले आपको हर जगह मिल जाएंगे।
महासागर जल की विशाल राशि को कहते हैं, तो सागर किसको कहते हैं? छोटी राशि को, मतलब बाल्टी में भरा हुआ पानी। अच्छा अच्छा, हमारे घर की टंकी। महासागर से आकार में छोटे हों वो सागर कहलाते हैं। बात बिल्कुल सही है। तकनीकी रूप से देखो अंतर क्या है। जो महाद्वीप होते हैं ना, ओ सॉरी, महासागर, है ना, कितने हैं महासागर टोटल? कौन कौन से? ये पूरा अटलांटिक महासागर, ये हिंद महासागर, एक, दो, अटलांटिक, हिंद, और बोलो प्रशांत। प्रशांत आधा इधर है आधा वो रहा, पृथ्वी गोल है ना, पूरा चिपका देना पीछे जाके, है ना। तो ये प्रशांत महासागर हो गए। कितने हो चुके टोटल? तीन। चौथा कौन सा है? आर्कटिक महासागर। चार हो चुके हैं ये, इतने ही है। पांचवा कौन सा है? अंटार्कटिक महासागर है। ऐसा कोई महासागर नहीं है वो। चार, ठीक है, चार हो गए पूरे। तो जो महासागर होते हैं ना बेटा, वो जल की विशाल राशि को कहते हैं। लेकिन थोड़ा अंतर देखो, महासागर ना कभी किसी भूमि को टच नहीं करते हैं, भूमि से दूर रहते हैं। मतलब क्या हुआ फिर सर? मतलब बताते हैं, देखो जरा। ये पूरा महासागर है, पानी भरा हुआ है ना, इस पूरे को महासागर कहोगे आप। लेकिन इसका वो हिस्सा जो जमीन को टच कर रहा है, ये इतना इतना हिस्सा, यहाँ का इतना ये सागर कहलाता है। महासागरों का वो हिस्सा जो किसी महाद्वीप को टच करता है, वो सागर कहलाता है। ठीक है, यानी महासागर के ही हिस्से होते हैं सागर। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लें, ये आपका ये क्या कहलाता है? लक्षद्वीप सागर। तो लक्षद्वीप के आसपास का पूरा पानी लक्षद्वीप सागर कहलाता है। ठीक है, अब इसके बीच में कोई ऐसी झिल्ली तो नहीं लगी है कि यहाँ से पानी को अलग कर दे। पानी पूरा इससे कनेक्टेड है, ये पूरा एक ही पानी है, लेकिन सिर्फ नाम का अंतर है। इतने इतने पानी को हमने लक्षद्वीप सागर बोल दिया, ठीक है, इतने को खंबात की खाड़ी बोल दिया हमने, इस पूरे को ही अरब सागर बोल दिया, इसको बे ऑफ बंगाल बोल दिया, बंगाल की खाड़ी। इतने इतने को हमने अंडमान सागर बोल दिया, यहाँ पे अंडमान द्वीप है ना हमारे। तो पूरे महासागर का वो हिस्सा जो किसी जमीन को टच कर रहा है, वो सागर कहलाता है। ठीक है, इसका एक अर्थ ये भी हुआ कि सागर हमेशा किसी ना किसी किनारे से जमीन को टच कर रहे होते हैं, स्थल भाग को टच कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब कि इस जमीन से थोड़ा इतना इतना दूर जाओगे ना आप, अब ये बचा हुआ पूरा पानी महासागर कहलाएगा। इतना इतना पूरा पानी, यार ऐसे नहीं करते। ठीक है, इतना इतना पूरा पानी क्या कहलाएगा बच्चों? सागर कहलाएगा। और इससे महाद्वीपों से दूर जाएंगे तो वो पूरा महासागर कहलाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? अब जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो एक ऐसा सागर का नाम जो किसी भी स्थल भाग को टच नहीं करता है और फिर भी उसका नाम सागर है। जैसे सागर क्या बोला मैंने, किसी एक किनारे से, वो किसी एक तरफ से भूभाग को टच कर रहे होते हैं, है ना। ऐसे किसी सागर का नाम बताओ जो किसी भी भूभाग को टच नहीं करता है। अरे वो तो महासागर हुआ। अंटार्कटिका, क्या बात है। अंटार्कटिक में नहीं, वो अटलांटिक में है। अटलांटिक में यहाँ बीच के इतने इतने पानी को सरगासो सागर बोलते हैं। सरगासो, यहाँ पे एक घास पाई जाती है, समुद्री घास, उसका नाम है सरगासम। उसके आधार पे इसको सरगासो सागर बोलते हैं। सागर बोलते हैं, महासागर नहीं बोलते इसको। ठीक है, और ये किसी भी तरफ से किसी भी कॉन्टिनेंट को टच नहीं कर रहा है, फिर भी इसको सागर कह रहे हैं हम। ठीक है, हाँ, इसी वजह से यहाँ पे इसका नाम सरगासो सागर कर दिया है। आप अपने एटलस को खोल कर देखना, ये कैलिफोर्निया, ये अपना मैक्सिको की खाड़ी के सामने आपको सरगासो सागर मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, बहुत ज्यादा प्रवचन हो गए। खाड़ी क्या होता है? खाड़ी, देखो जैसे प्रायद्वीप पढ़े थे ना आपने, ऐसी स्थल राशि जो तीन तरफ से, एक दो तीन, तीन तरफ से जल से घिरी हो और एक तरफ से किससे कनेक्टेड हो? भूभाग से कनेक्टेड हो, स्थल से कनेक्टेड हो, वो प्रायद्वीप कहलाती है। हाँ, इसका बस उल्टा कर दो आप, एक ऐसी जल राशि जो तीन तरफ से किससे घिरी हो? स्थल से घिरी हो। अब ये डायग्राम अभी मुझे जरूरत थी और ये अभी साफ हो गया। चलो, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तुम लोग के सब मुहावरे आते तो है ना? आजकल की जनरेशन केवल रील्स वगैरह पे जिंदा है,
तुम लोग मुहावरे मुहावरे कुछ भी नहीं। देखो, ये हमने क्या बनाया, बंगाल की खाड़ी है ना, बंगाल की खाड़ी। और ये क्या है आपकी, अरब सागर, ये अरब प्रायद्वीप हो गया ऐसे करके, और ये आपका अफ्रीकन महाद्वीप हो गया। ठीक हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो आप गौर से देखोगे, आप गौर से देखोगे, इसको देखो जरा गौर से। ये ऐसी जल राशि है जो तीन तरफ से स्थल से घिरी है, यहां से भी घिरी है, यहां से भी और यहां से भी, लेकिन एक तरफ से ये खुली हुई है, पानी से कनेक्टेड है। ऐसी जल राशि को हम क्या कहते हैं, खाड़ी। हिंदी में खाड़ी बोल देते हैं, लेकिन अंग्रेजी में अगर देखेंगे तो उसको क्या कहते हैं, बे। बे, स्पेलिंग कम पड़ गई, मतलब गलत तो नहीं लिखा, सुन बे। ये बो बे नहीं है, ये बे माने खाड़ी, बे, या इसी को कहते हैं गल्फ। ठीक है, अब दोनों में क्या अंतर है, दोनों एक ही चीज है। ऐसी जलराशि जो तीन तरफ से जमीन से घिरी हो वो बे या गल्फ कहलाती है, लेकिन फिर भी दोनों में थोड़ा अंतर है। जो आपकी बे होती है ना, बे एग्जैक्टली खाड़ी इसी को कहते हैं। बे की खासियत है, इसका जो ओपनिंग है वो बहुत चौड़ी होती है। मैंने डायग्राम थोड़ा सा गलत बना दिया है बच्चों, इसकी जो ओपनिंग है वो बहुत चौड़ी होती है, और जैसे जैसे अंदर तरफ जाओगे सकरी होती जा रही है। या दूसरी भाषा में कहें, इसकी जो उसका जो मुंह है ना वो एकदम प्रोग्रेसिवली खुलता जाता है। इसकी जो ओपनिंग है वो चौड़ी है, खुलती जा रही है। तो ऐसी जल राशि ये बे कहलाएगी। इसी को हम कहते हैं ना बे ऑफ बंगाल, बे, बे ऑफ बंगाल। स्पेलिंग बंगाल है, बोलते बंगाल है, अंग्रेज हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर गल्फ किसे कहते हैं, एक ऐसी ऐसी खाड़ी जिसकी ओपनिंग थोड़ी सी सक्रिय हो। उदाहरण के तौर पे मैक्सिको की खाड़ी, ये देखो आप, इसकी ओपनिंग कितनी सक्रिय है, और अंदर जाके खुली हुई है ना पूरी। ये जलराशि तीन तरफ से घिरी है ना स्थल से, यहां से यहां से यहां से, और एक तरफ से ये ओपन है। तो इसकी ओपनिंग बहुत ही सक्रिय है, और फिर बाकी का हिस्सा इससे काफी चौड़ा है। तो ऐसी जलराशि को ना आप खाड़ी ना कह करके गल्फ बोलते हो। ठीक है, जैसे मैक्सिको की गल्फ, गल्फ ऑफ मैक्सिको, और इसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो गल्फ और बे में यही अंतर है, गल्फ का मुंह सकरा होता है। आगे चले, और क्या पूछा था हमने, खाड़ी हो गया, स्थल संधि और जल संधि, ये लास्ट का टॉपिक रह गया है बस। स्थल, बंद कर देना बेटा इसको। ठीक है, लास्ट बच्चों, स्थल संधि और जल संधि क्या होता है। बहुत सिंपल सी बात है। जल संधि हम लेते हैं, जल संधि क्या होता है, देखो जैसा कि आपको मैं बता चुका हूं, पृथ्वी पर मुझे क्या मिलेगा, या तो मुझे स्थल मिलेगा और या फिर जल मिलेगा। तो ये कोई मान लिए कोई स्थल राशियां हैं, कोई भी महाद्वीप वगैरह होगा, इसके अतिरिक्त फिर क्या होगा, कुछ नहीं है तो पानी होगा, नॉर्मल सी बात है ना। तो ये कोई जल राशि है बहुत बड़ी सी, इधर भी जल राशि है, बीच में आप देख रहे हो यहाँ पे भी आपको एक सक्रिय जल राशि मिल रही है ना। ये क्या कर रही है, ये इस जल राशि को इससे कनेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, जोड़ रही है ना। इसीलिए इस सक्रिय जल राशि को हम कहते हैं जल संधि। जल संधि, जो दो बड़ी जल राशियों को जोड़ती हो वो जल संधि कहलाती है। अच्छा, किसी किसी किताब में ऐसे भी लिखा हुआ है जो दो किसी स्थल राशियों को अलग करती हो। तो बात तो वही है ना यार, डायग्राम देख के समझ जाओ। या तो आप जोड़ने की उससे दिशा में बोलो, या इन दोनों को सेपरेट करने के नजरिए से बोलो, चीज तो एक ही है ना। तो इस सक्रिय जल राशि को हम जल संधि कहते, इस सक्रिय जल राशि को, इसका भी मन नहीं कर रहा आज पढ़ने का, इस सक्रिय जल राशि को हम जल संधि कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों जल संधि यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्ट्रेट।
इसकी स्पेलिंग क्यों भूल गया मैं? ठीक है, सक्रिय जल राशि को स्ट्रेट बोलते हैं हम। यदि इसकी हम चौड़ाई बढ़ा दें तो यही आपका क्या कहलाता है? चैनल। अभी भी नाम इसका जल संधि ही रहेगा। हिंदी में नाम सीमित है, इंग्लिश में थोड़ा सा ज्यादा है। दोनों को ही जल संधि कहोगे, लेकिन दोनों में टेक्निकल अंतर है। जो आपकी स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट ये सक्रिय होती है, और चैनल ये थोड़ा सा चौड़ा होता है। इसको अगर मैं डायग्राम को ऐसे बना दूं, अब देख रहे हो जल संधि मैंने चौड़ी कर दी, तो वो क्या कहलाएगी? चैनल। इसके बाद यदि इसको मैं और चौड़ा कर दूं तो वो जल संधि क्या कहलाएगी? पासेज या सिंपल पास। तीनों एक ही चीज है। जैसे आप वो पढ़ोगे ना अभी अंडमान निकोबार भारत के भूगोल में, तो उसमें आप देखते हो जो लिटिल अंडमान है, द्वीप का नाम है लिटिल अंडमान, और उसका हिंदी मत कर देना सूक्ष्म अंडमान, लघु अंडमान बोलते हैं वैसे उसको। लिटिल अंडमान बाकी के अंडमान द्वीपों से किस किस जल संधि द्वारा अलग है? तो आंसर है डंकन पास या डंकन पासेज, है ना। तो वो जल संधि है, लेकिन उसको पासेज बोलते हैं ना हम, डंकन पास या डंकन पासेज। तो क्या दिखा रहा है? वो बहुत चौड़ा है वो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जल संधि सीखा। अब तो चालू कर सकते हैं इसको। हाँ, और भी बटन दबा दीजिए, थोड़ा हमारे हमको भी हवा आ जाए। उसका बटन दबा दो यार, तुम तो बिल्कुल ही हैं। दुश्मनी निकाल लो। 1 घंटा आपने पकाया है, 5 मिनट आप भी। ठीक है, अब स्थल संधि क्या होता है? जल संधि हमने समझ लिया, स्थल संधि क्या होता है? इसका ठीक उल्टा कर दो। जल संधि ने दो जल राशियों को जोड़ा था, तो स्थल संधि क्या होगा? जो दो स्थलों को जोड़ दे वो स्थल संधि। कोई बहुत बड़ा लॉजिक तो नहीं है ना। इसको ये जो सक्रिय सी पट्टी देख रहे हो ना, जो दो बड़ी स्थल राशियों को जोड़ रही है, इस सक्रिय पट्टी को, इस भूभाग को हम कहते हैं स्थल संधि। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इस्थमस। और आपको जान के हैरानी होगी, आपकी हिंदी की किताबों में भी स्थल संधि शब्द नहीं मिलता है, इस्थमस शब्द शब्द मिलता है। तो वो इस्थमस यही होता है, स्थल संधि को बोलते हैं। उदाहरण के लिए पहचानो, इसमें कहीं इस्थमस दिख रहा है आपको? ये रहा पनामा इस्थमस। ठीक है, ऐसे ही ये यहां पर मैं डायग्राम बना रहा था, दोबारा तो नहीं बनाएंगे यार। ये देखो, एग्जैक्टली इसका डायग्राम मैं बनाऊं ना, तो ये कैसा बनेगा? ये कुछ ऐसा बनेगा। ये मलाया प्रायद्वीप है ये, और इतनी पतली सी पट्टी देख रहे हो, ये मलाया प्रायद्वीप को बाकी के इस पूरी भूभाग से जोड़ रही है। इस इतने इतने हिस्से को बोलते हैं क्रा इस्थमस या इस्थमस, क्रा स्थल संधि। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे नाम मिल जाएंगे एक्स वाई जेड। जो हमारे वनडे एग्जाम्स होते हैं ना, उनमें ऐसे मैप में से ही क्वेश्चन उठा के पूछा जाता है। वनडे मतलब कि ये आपके सब इंस्पेक्टर, पटवारी इत्यादि। तो बच्चों को लगता है पता नहीं कौन सी किताब पढ़नी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है। आप विषय को ना थोड़ा विस्तार से पढ़ लोगे ना, तो इसमें आप ही का फायदा है, आपकी आगे की मेहनत बच जाएगी। जो बच्चे जो एग्जाम के बाद फिर घोंटा लगाते रहते हैं ना बैठ के, 12-12 घंटे रट रहे हैं, वो रटना नहीं पड़ेगा। आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, डायग्राम पे उसको वहां पे लोकेट कर दिया, अब रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो भैया आज तो भारत का भूगोल शुरू ही नहीं हो पाया। आज जो है हम इसी में बिजी रह गए कि कौन क्या होता है, कौन क्या होता है। ठीक है बच्चों, आज हमने सारी चीजें सीखी। कल है प्लेट, हाँ कल ये बहुत बड़ा टॉपिक है प्लेट, है ना। अब इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, कल उसको धोएंगे साफ करके, तब उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि आप जब भी ज्योग्राफी की क्लास में आए तो ये एटलस लेकर आए अपने साथ। ठीक है, ऑक्सफोर्ड का है स्टूडेंट एटलस, ऑक्सफोर्ड का है स्टूडेंट एटलस। ठीक है, आप लोग स्टूडेंट हो ना, तो स्टूडेंट एटलस, क्योंकि इसमें दो आते हैं, एक स्कूल एटलस भी आता है, और जो नहीं जानकार होते हैं बच्चे उनको वही पकड़ा दिया जाता है। उसमें कोई लोकेशन नहीं मिलती है, वो हम टीचर्स के लिए होता है। ठीक है, आप लोग स्टूडेंट एटलस लेके आना, सबसे बेस्ट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं कल एक नई ऊर्जा के साथ।